सुप्रिया सुले की इंडिया गठबंधन को सलाह, बोली विशेष सत्र की मांग वाला पत्र वापस ले लेना चाहिए, विशेष सत्र से विरोधाभास पैदा हो सकता है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर, आपराधिक लापरवाही का आरोप, हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में सुनवाई 10 जून को। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर तेजस्वी यादव को बड़ा दाव, आरक्षण पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश को पत्र, आरक्षण का दायरा 85% बढ़ाए जाने की मांग। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने गुपचुप तरीके से की शादी, महुआ और पिनाकी मिश्रा ने जर्मनी में की शादी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, आवास पर लगाया सिंदूर का पेड़, भुज में महिलाओं ने भेंट किया था पीएम को पेड़। बिहार में डोमिसाइल नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकारी नौकरी में बिहारी छात्रों को प्रमुखता दिलाने की मांग, बाहरी छात्रों को लिए सिर्फ 10% सीटों के रिजर्वेशन पर अड़े थे छात्र। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का लड़कियों के छोटे कपड़ों को लेकर विवादित बयान, बोले मेरे पास छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां सेल्फी लेने आती हैं तो मैं उनको मना कर देता हूं। पाकिस्तानी जासूस शकूर खान को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहुंची जैसलमेर, राजगढ़ कार्यालय लेकर पहुंची टीम। जानकारी सामने आई है कि शकूर खान की मदद से जैसलमेर में कुछ अन्य लोग भी थे। पीएम के दौरे पर पहले जम्मू कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई, शोपियां, कुलगाम समेत कई जिलों में छापेमारी, चैनल लिंक मामले में 32 जगहों पर छापेमारी। नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। लेकर आए हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज का सच जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जिससे आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं, आज का सच देश की सियासत, देश की राजनीति से जुड़ा है। देश की सियासत और देश की राजनीति जो कि पिछले कई सालों से जिसकी मांग उठती रही है, वो है जातीय जनगणना। यानी जातीय जनगणना का आज आपको सच दिखाएंगे। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने काफी नानुखुर के बाद में ना सिर्फ हामी भरी, बल्कि उसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब जो बीजेपी पिछले काफी समय से जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, जो मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वही मोदी सरकार अब देश भर में जातीय जनगणना कराने को राजी हो गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आज कि जातीय जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार क्यों मजबूर हुई। दूसरा सच आपको बताएंगे, विपक्ष खासकर राहुल गांधी के दबाव के आगे केंद्र सरकार को क्यों झुकना पड़ा, और क्या यूपी में अखिलेश यादव की पीडीए बीजेपी को चिंता में डाल रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वहीं मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उनके हिंदुत्व के एजेंडे का क्या होगा, क्या विपक्ष उसको इसकी काट मान रहा है, और जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाली तमाम पार्टियां उसको धरातल पर ला पाएंगी। आज आपको इसी सच से हम कराएंगे मुखातिब, जो कहेंगे सच कहेंगे। तो भारत में कहते हैं ना, जाति एक सच्चाई है। एक आपने सुना होगा लाइन का, हमेशा कहा जाता है कि जाति जो है वो कभी जाती नहीं। लाख कोशिशों के बाद भी जातियों का अस्तित्व अपनी जगह पर बरकरार है, कि जाति कभी जाती नहीं। लाजमी है, सियासत में भी ये एक मजबूत सच है, मजबूत आधार जाति बना चुकी है। लेकिन किस जाति में कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, हालात क्या है, यह आधिकारिक रूप से किसी को भी पता नहीं। सही कहता हूं, सरकार को भी नहीं पता कि हर जाति की क्या स्थिति। ऐसे में देश की सियासत में काफी लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग उठ रही थी। अब फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया कि करवाई जाएगी। इसी महीने की 16 जून को नोटिफिकेशन के साथ ही जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले साल 1 अक्टूबर 2026 तक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख,
बर्फीले पहाड़ी इलाके, वहां जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी, लक्ष्य रखा गया है ये। बाकी हिस्सों में जातीय जनगणना का काम 1 मार्च 2027 तक ये चलेगा और उसके बाद आंकड़े प्रिजर्व कर लिए जाएंगे, यानी जब जरूरत होगी उस हिसाब से, उस लिहाज से तब तक पूरी हो जाएगी और सुविधा के लिहाज से धीरे धीरे से प्रकाशित किया जाएगा। अब बीते 30 अप्रैल को ही मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ राजनीतिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने देश भर में कास्ट सेंसस कराने को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सरकार की ओर से इसका बाकायदा ऐलान किया गया था कि आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराई जाएगी। सुनिए क्या कहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। अश्विनी वैष्णव ये कह रहे थे कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जातीय जनगणना करवाई जाएगी आम जनगणना के साथ। अब सरकार के इस ऐलान के बाद देश में आजादी के बाद पहली बार, जी हां, कुल मिलाकर के अगर उससे भी पीछे जाएं, 94 साल बाद जातियों की गिनती की जाएगी। इससे पहले का सेंसस जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। हालांकि पिछली जनगणनाओं में दलितों और आदिवासियों की संख्या गिनी जा रही थी। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और मोदी सरकार कई सालों से इसका विरोध करती आई है। यह स्टैंड रहा है। यूजुअली हम आपको बताते हैं, बीजेपी के छोटे नेताओं से लेकर खुद पीएम मोदी तक जातीय जनगणना के खिलाफ जो है उन्होंने बहुत बार कैटेगोरिकली कहा है, बयान दिया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी खुद इसकी मांग करती थी, यह भी एक रहा है। 2010 में जब बीजेपी केंद्र में विपक्ष में थी, तब उस समय पार्टी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में उन्होंने कहा था कि अगर इस बार जनगणना में हम ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए हमें और आगे 10 साल लग जाएंगे, तो इसलिए हमें जाति इंक्लूड करनी चाहिए, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही 2014 में जब बीजेपी की केंद्र सरकार बनी तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने और उन्होंने 2018 में 2021 की जनगणना जो कि रखी गई थी, उस वक्त तैयारी चल रही थी, वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और ये उन्होंने माना कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा, यानी कि वही कास्ट सेंसस का उन्होंने झलक दे दी थी। फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना तो हो नहीं पाई, लेकिन इसके बाद बीजेपी का स्टैंड जरूर बदल गया। 20 जुलाई 2021 को संसद में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सरकार की नीति के तहत उन्होंने कहा यह निर्णय लिया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा किसी दूसरी जातियों की जनगणना नहीं की जाएगी। यही नहीं, उसी साल 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दायर कर जाति जनगणना, कास्ट सेंसस नहीं कराने की बात कह दी थी। केंद्र ने दलील दी कि पिछले वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन है, बहुत टीडियस है, बहुत जटिल है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी भी अपने भाषणों में जातीय जनगणना का कई बार विरोध कर चुके हैं। 2 अक्टूबर 2023 को एमपी के ग्वालियर में खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया और यहां तक वो कह भी चुके हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। आपने सुना भी होगा, पीएम ने कहा था देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। हाल ही के दिनों तक पीएम मोदी खुद विपक्ष के जातीय जनगणना की मांग का विरोध करते नजर आए हैं और ये तक कहते नजर आए कि उन पर कि वो समाज को बांट रहे हैं। बीते साल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेरा। क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो,
लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये उस वक्त का स्टैंड था, ये सच आपने देखा। अब इतना ही नहीं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है। उनका नारा बटोगे तो कटोगे बीते हरियाणा चुनाव से लेकर के महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव तक मशहूर रहा। बीजेपी के कई नेताओं ने इस नारे के सहारे अपनी चुनावी नैया पार भी लगाई, यानी वोट बैंक एकजुट हुआ। यही नहीं, बीते अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया गया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी का रुख उससे भी क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक्सपोज में पहलगाम में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट की तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें उनकी पत्नी उनकी डेड बॉडी के पास बैठी थी। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, धर्म पूछा जाति नहीं। इस पोस्ट के जरिए भी बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि जाति विभाजनकारी है, विभाजनकारी हो सकती है। अब इन सब के अलावा जातीय जनगणना नहीं कराने के पीछे जो थॉट आ रहा था, जो चल रहा था, जो वो कह रहे थे कि नीतिगत फैसला है, क्लियर है कि आरएसएस भी एक अहम कड़ी था इसमें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने भाषणों में कई बार जाति व्यवस्था पर सवाल उठा चुके थे। संघ की ओर से यहां तक कहा गया था कि जातिवाद के जहर को दूर करने पर अब ध्यान देना चाहिए समाज में। लेकिन बीते 2 साल से, यानी पीछे 2 सितंबर 2024 से कह सकते हैं, आरएसएस ने अपना स्टैंड जातीय जनगणना पर मीडिया के जरिए सामने आया। उससे पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, कहानी बदल गई। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि आरएसएस को अब यह लगता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जो जाति पिछड़ रही है, यानी कि ओबीसी, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। और इसके लिए अगर सरकार को कभी आंकड़ों की जरूरत है जातिगत, तो वो ऐसा कर सकती है। सुनिए। I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. यहां से सारी कहानी बदल गई। माना यह जा रहा है कि जो आइडियोलॉजी, यानी आरएसएस से हरी झंडी मिलने के बाद ही मोदी सरकार ने यह तय किया और वो इसके लिए तैयार हो गई। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 30 अप्रैल को जातीय जनगणना के लिए औपचारिक ऐलान और उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग से एक दिन पहले पीएम में प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मीटिंग होती है। अब जाहिर है केंद्र की मोदी सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी लंबे समय से अनिर्णित रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तर्ज पर हिंदू बहुल वोट बैंक को अपने लिए मजबूत किया। कहीं ना कहीं एक नीति रखी कि अगर जाति में बांटा जाएगा तो वोट फिर जाति के आधार पर बढ़ जाएगा, और उसी एजेंडे पर वो काम कर रही थी। 14 भी आई, 19 भी आई। मतदाताओं को लगातार जाति से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया जाता रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो क्या कारण है जिसने बीजेपी जैसे पार्टी को जातीय जनगणना कराने के लिए एकदम मजबूर हो गया। अब आपको वो सच बताते हैं, वो टाइमलाइन बताते हैं, वो मजबूरी बताते हैं। हुआ क्या, कांग्रेस नेता और मौजूदा लोकसभा में नेता विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी समेत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उसी पार्टी के नेता उनके पुत्र तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना की मांग
को लेकर के एक तरीके से यूं कही कि एक मुहिम ही चला रखी थी, लगातार इसकी बात करते थे। माना जा रहा है कि इस दबाव के बीच बीजेपी और मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपनी नीति से यू टर्न लेना पड़ा, या फिर वो नीति चेंज करनी पड़ी। दूसरा ये कि आरक्षण की राजनीति और जातिगत जनगणना की मांग सामाजिक न्याय और पहचान की गहराई से जुड़ी हुई है, जिनसे बड़ी आबादी भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास हुआ कि जाति के सवाल को अनदेखा करना जोखिम भरा हो सकता है, जिससे चुनावी गणित भी बिगड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान वो देख चुके थे बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में। कहां तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन रिजल्ट आया तो बीजेपी अकेले अपने दम पर जो है बहुमत के 272 के आंकड़े से काफी दूर रही। मोदी और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके लिए जाहिर सी बात है असेसमेंट का विषय था, झटका था। लोकसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी का ग्राफ गिरा, उनके सहयोगी दल जो उस चुनाव में लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, उनका ग्राफ बढ़ गया। वो सुर एक बार फिर से एक हो गए। इन सबके अलावा जो सबसे अहम फैक्टर माना जा रहा है वो ये कि अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं, इसी साल बिहार में और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने, और यूपी से फिर 2029 आता है, जब बीजेपी के लिए अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला एक बड़ी चुनौती बन रही है। सियासी पार्टियों और सियासत को जानने वाले लोग ये अच्छे से जानते हैं कि देश की राजनीति के लिए यूपी और बिहार का किला कितना अहम है, और इन राज्यों में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ओबीसी फैक्टर को तो साधना ही होगा, जो कि सबसे जरूरी है, क्योंकि यूपी और बिहार की राजनीति की धुरी ओबीसी की जातियां हैं। कुल मिलाकर के उसके इर्द गिर्द चलती है वो धुरी है। इस धुरी ने बीजेपी को बीते लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में सबक सिखाया। यूं कहें कि वो डेंट जो आया वो यहीं से आया। आंकड़ों के जरिए हम आपको सच दिखाते हैं। बिहार में एनडीए ने 40 कुल टोटल सीटें हैं, 30 सीटें जीती। 2019 की तुलना में 9 सीटें कम थी, 39 थी पिछली बार। और उसके बाद बीजेपी और एनडीए के नुकसान के पीछे ओबीसी फैक्टर जो है, जो असेस किया गया वो रहा, क्योंकि सीएसडीएस की एक रिपोर्ट आई, उसने बताया 2019 के मुकाबले एनडीए को कुर्मी कोयरी समुदाय के 12% और ओबीसी की अन्य जातियों के 21% वोट कम मिले हैं, 9 सीटें कम होगी। इसके उलट इंडिया ब्लॉक को कुर्मी कोयरी समुदाय के वोट में 9% का इजाफा हुआ है, जो जाति की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, और ओबीसी की अन्य जातियों का 1% वोट ज्यादा मिला, तो वो सीट में भी इजाफा मिला। वही उत्तर प्रदेश के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक रहे, चौंकाने वाले थे। यहां 80 में से सिर्फ 36 सीटें आई, यहां से सबसे बड़ा डेंट आया था। 2019 में ये 64 थी, यानी 28 सीटों का नुकसान हुआ। अब यह गिरावट अखिलेश यादव, क्योंकि इस चुनाव में लगातार कैंपेन कर रहे थे पीडीए रणनीति वाला, जातीय जनगणना वाला, जिसने हिंदुत्व के प्रभाव को कम कर दिया, मात दे दी, और ये सीटें कम हो गई। अब सीएडीएस की रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक यूपी में कुर्मी और कोयरी के वोटरों में एनडीए को 2019 के मुकाबले 19% का नुकसान हुआ 24 में। इन्हीं जातियों में इंडिया ब्लॉक को 20% का फायदा हुआ, और इसके अलावा ओबीसी की अन्य जातियों में भी एनडीए को 13% का नुकसान होता है। इंडिया ब्लॉक बढ़ जाता है, 16% वोट ज्यादा मिले, और यूपी जैसे राज्यों में ओबीसी वोट बैंक की यही गिरावट एनडीए के लिए खतरे की घंटी साबित हुई। ओबीसी की नाराजगी सिर्फ यूपी और बिहार में नहीं दिखी, देश भर में ओबीसी का वोट एनडीए से छिटकने लगा, यह छिटक रहा है, यह बीजेपी ने भी देखा। देश में ओबीसी की कुल आबादी आपको बताएं 40 से 50% के करीब आंकी जाती है, और सीएसडीएस के मुताबिक जो सर्वे आया उसके मुताबिक एनडीए को अपर ओबीसी में 4% और निचले ओबीसी में 7% वोटों का नुकसान हुआ। विपक्षी इंडिया ब्लॉक को अपर ओबीसी में 11% और लोअर ओबीसी में 7% का इजाफा हुआ। मुद्दा क्या? वही जिस पर हम बात कर रहे हैं आज। यही फायदा इंडिया ब्लॉक का हौसला बुलंद कर गया। कहीं ना कहीं एक यकीन आ गया कि साहब ऐसा है कि 14-19 राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, उसकी काट मिल नहीं रही। अगर कहीं काट हो सकती है तो ये हो सकती है, रिजल्ट बता रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जातीय जनगणना और संविधान का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी अपनी सभी रैलियों में संविधान की कॉपी साथ लेकर चलते थे, जातीय जनगणना की बात करते थे, बाबा साहब की बात करते थे।
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी पूरे लोकसभा कैंपेन में जातियों की गिनती की बात करते थे, मुद्दा बना रहे थे। और जब रिजल्ट में उन्हें कामयाबी मिलती है तो उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी को रे ऑफ होप नहीं, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बहुत बड़ी, और वो एक तरीके से इसे जो है मुद्दा ही बना लेती हैं। अब वो क्या कहते थे, सुनिए। और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। तो यहां से फिर गेन होता है, मुहिम बन जाती है। यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो एनडीए में थी वो भी जातीय जनगणना की मांग करती रही हैं। चिराग पासवान बिहार से आते हैं, खुलकर कहते रहे। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अजीत पवार जैसे क्षेत्रीय नेताएं हैं, और इनकी जाहिर सी बात है, इनका जो राजनीतिक अस्तित्व है, राजनीति जो है वो बाकायदा टिकी हुई अपने एक वोट बैंक पे, जाति वोट बैंक पे। तो वो विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी पर लगातार कहीं ना कहीं उसका दबाव भी आता रहा। अब आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी का जातीय जनगणना पर अब तक का क्या रुख रहा है। ये तो आपने देख लिया, राहुल गांधी कह रहे थे कि आपको मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी ऑर्डर आ गया है, और उसके बाद बीजेपी ने मान लिया। ये शुरुआत में हमका आपको सच बताया। अब आजादी में एक बार भी जो है जातीय जनगणना नहीं हुई। आप भी पहले सरकार में रहे ना, तो पूछा जाएगा एक सच ये भी दिखा देते। जातीय जनगणना पर कांग्रेस का अब तक का रुख क्या रहा है, आप इससे समझ पाएंगे कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जातियों की गिनती पर कांग्रेस की राजनीति कैसे बदलती गई। दरअसल कांग्रेस की जाति पर राजनीति के दो हिस्से, एक 2014 से पहले का, जब ये सरकार आती है इंडिया वाली, मोदी सरकार आती, और उसके बाद का। सबसे पहले हम आपको आजादी के बाद से 2014 तक की कांग्रेस की राजनीति को तथ्यों के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना में कांग्रेस सरकार ने केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती की, SC ST, और सामान्य जातियों की गणना बंद कर दी। क्योंकि उन्हीं के लिए आरक्षण था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसे सामाजिक एकता के लिए हानिकारक माना गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के समय में जातिगत जनगणना को प्राथमिकता दी नहीं गई, कहा ही नहीं गया, क्योंकि इसे बाकायदा कैटेगोरिकली कहा गया कि यह सामाजिक समरसता के लिए खतरा है, ये उसके खिलाफ है। फिर मंडल आयोग का वक्त है। मंडल आयोग की सिफारिश आने के बाद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमा गया, लेकिन कांग्रेस ने जातिगत जनगणना पर स्पष्ट खुले तौर पर समर्थन दिखाया नहीं। 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, जो आसपास के साथी थे, उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम पर उन्होंने कहा कि जाति जनगणना करवाई जाए, एक दबाव बनाया गया। वो मंडल के बाद का वक्त था जब यूपी सरकार तो SC/CC कराने का फैसला लिया गया। लेकिन इसमें जो आंकड़े कलेक्ट किए गए जाति के से जुड़े, वो आज तक सार्वजनिक ही नहीं हुए, पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। वो हुआ यानी आजादी के बाद से अब तक, 1931 से अब तक। अब हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आरक्षण पर आपको राय सुनवाते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। राहुल की सुनी, अब नेहरू जी को सुनाते हैं, जो उन्होंने 1 नवंबर 1952 को वर्धा में अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा था। उन्होंने अपने इस भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आरक्षण को खत्म करने के संकेत दिए थे। नेहरू का यह भाषण सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरीज 2 के वॉल्यूम
20 के पेज नंबर 130 से 132 के बीच प्रकाशित हुआ। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए जरा। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में समृद्ध होना चाहते हैं तो हमें कार्य कुशलता और योग्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए केवल योग्य लोगों को ही सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए। भाई भतीजावाद, पक्षपात या आरक्षण सरकारी काम के स्तर को गिरा देंगे। हमारी कार्यकुशलता के स्तर में गिरावट देखकर मुझे चिंता होती है। तो पंडित नेहरू के इस भाषण पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कड़ा विरोध जताया। उनके बाद उनकी बेटी यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई। उनकी भी राय अलग नहीं थी। इंदिरा गांधी ने तो जातिवाद नाम का शब्द ही खत्म कर देने की बात कह दी थी। अब आपको यह भी सुनवा देते हैं इंदिरा गांधी का वो बयान क्या था। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। अब इंदिरा जी जिसे कमजोरी कह रही है कि हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं जो जात के नाम पर इस तरह से बातें करते हैं या फिर बांटते हैं। और आज का जो हमने आपको राहुल गांधी का बयान भी बता दिया। तो ये तो आपने देखा 2014 से पहले तक कांग्रेस का जातीय जनगणना पर क्या रुख था। अब आपको दिखाते 2014 के बाद कांग्रेस ने कैसे अब अपना स्टैंड बदल लिया। 2014 के बाद विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू किया। खासकर ओबीसी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मुखर होने लगी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय के टूल के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। 2018 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया और वहीं से इसके बाद ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 2020 से 2025 के दौरान राहुल गांधी ने इस पर रुख अपना और आक्रामक किया, जैसे एक तरीके से अपना एक स्टैंड बना लिया पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को अपना चुनावी एजेंडा भी बनाया और इसे बीजेपी के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और कांग्रेस ने 2025 में जातीय जनगणना को अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया। दावा यह किया कि उनके लगातार दबाव के कारण ही केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन पार्टी के भीतर मतभेद भी उजागर हुए। आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने इसे इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत के खिलाफ बता दिया। ये बात भी सामने आई। तो हमने आपको आजादी से लेकर के अब तक जातीय जनगणना का इतिहास और इस पर जो राजनीति होती रही है वो बता दी। लेकिन प्रश्न है कि आजादी से पहले जातीय जनगणना का इतिहास क्या है, ये जान लीजिए। अब इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। हमने पलटा, रिसर्च की। 1872 में पहली बार होती है जनगणना शुरू। इसे जाति से संबंधित जानकारी में इंक्लूड किया जाता, शामिल थी। इसके बाद 1881 में पहली नियमित और देशव्यापी जनगणना होती है। इस पे भी जाति आधारित आंकड़े जुटाए जाते हैं। उसके बाद 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 तक इन वर्षों में हर 10 साल होने पर जनगणना करवाई जाती है और जनगणना को पूर्ण जाति आधारित जनगणना माना जाता है। सब जातियों का आंकड़ा जुटाया जाता है और 1941 में जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। आजादी से पहले 1853 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में अंग्रेजों ने पहली जनगणना जब करवाई, जाति आधारित जनगणना के बारे में सोचा, तब सेंसस एडमिनिस्ट्रेटर एसएच लिजले की अगुवाई में फोकस किया गया कि पहले यह तय हो कि किस जाति को क्या माना जाए।
इसके लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था, पेशे के आधार पर कौन सी जाति है, क्या समूह है, वो तय किए। 1872 से 31 तक नियमित रूप से हर 10 साल की आधारित जनगणना हुई। 1931 के बाद स्वतंत्र भारत में पूर्ण जाति आधारित जनगणना बंद कर दी गई। तब से लेकर के एक नीतिगत फैसले के तहत जनगणना से, इस तरह की जातिगत जनगणना से परहेज किया गया कि धर्म जाति के आधार पर नहीं होगी जनगणना और बाकी आधार पर होगी। अब आजादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना जैसे बीजेपी शासित राज्य इसकी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन संविधान के अनुसार जनगणना क्योंकि केंद्र का मामला है, लिहाजा इन राज्यों ने इसे कास्ट सेंसस नाम दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने 2015 में कास्ट सर्वे करवाया, लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आया। बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे करवाया, नतीजा जारी किया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी की राज्य में सरकार थी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी। 2023 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे करवाया, नतीजे जारी किए। लेकिन अब तक की जितनी कोशिशें हुई हैं, उनके आंकड़ों में गड़बड़ी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई। जातियों की लिस्टिंग में खामियां पाई गई। कई जातियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। पहले कोई और जाति थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर भी यह सामने आई, जो कि हालांकि सार्वजनिक नहीं आया। 1901 की जो जनगणना हुई थी उसमें थी कि टोटल जो जातियां हैं वो 1646 हैं, 1646। 31 में लास्ट हुई थी, उसमें आंकड़ा आया था 4147 है। मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया था कि यूपीए सरकार ने जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसमें बहुत खामियां थी, ये बताया गया। और एक आंकड़ा जो सामने आया था, कहा गया था कि उस वक्त ये जातियों की संख्या बढ़ गई थी 40 लाख से ज्यादा। अब क्योंकि साफ ही नहीं हुआ कि किस जाति को किस तरह लिखा जाएगा, कौन सी जाति में कुछ कर्मचारियों की अलग स्पेलिंग है, किसकी कुछ अलग स्पेलिंग है, इसके साथ ही एक जाति कहीं और कुछ हो जाती है, इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो वो जो डेटाबेस है वो ढंग से बन नहीं पा रहा। सिर्फ महाराष्ट्र में कुल जातियों की संख्या 4,28,000 बता दी गई, वैसे कुल कहां 4,000 टोटल जाति थी देश में। अब 2011 के कास्ट सेंसस में इतिहास को देखते हुए साफ किया कि इस बार भी जातीय जनगणना चुनौतियों से कम तो होगी नहीं। ये चैलेंजेस फिर आएंगे। हजारों जातियां हैं, उपजातियां हैं, सटीक पहचान करना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट है इंडिया, डेमोग्राफिकली इतना चेंज है। एक ही जाति अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाती है। स्वघोषित जानकारी है, उसकी सत्यता आप कैसे करेंगे? स्वर्ण है, अगड़ा है, पिछड़ा है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो कहां से लाएंगे डाटा? इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर जातियों के मामले बहुत घालमेल है। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है 2,500 है, राज्यों की अलग लिस्ट है उसमें 3,000 से ज्यादा है। ऐसी जाति हैं जो स्टेटस ओबीसी लिस्ट में लिखती हैं लेकिन सेंटर में ओबीसी नहीं है, चुनौती ये भी आ जाएगी। यूपी में बहुत सी ऐसी ब्राह्मण जाति हैं ओबीसी लिस्ट में। अब कुछ समुदाय में वैश्य समुदाय की कुछ जाति हैं वो ओबीसी में, बहुत सी जगह जनरल है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि सबसे बड़ा जो है यहां पर मुश्किल आने वाली है, इसके पीछे राजनीति होती रही है। क्योंकि पहले परिवार होता है, परिवार कुल का आकार लेता है और फिर समय के साथ होकर के कई गुना बड़ा हो जाता है। और उसकी एक जिसे कहते हैं हकीकत ये भी होती है कि भैया वो जाति है कि जाति नहीं। लकड़ी वाला काम है तो उसके साथ उसकी जाति जुड़ जाती है, कोई कपड़ा धोता है तो उसके साथ उसकी जाति जो है, ये भारतीय व्यवस्था है, चलती चली आ रही है। लाख कोशिशों के बाद सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनको ऊपर किया जाएगा, उनको लेकर के आया जाएगा, लेकिन वो तमाम चीजें होती नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार वोट के कारण, यानी कि वोट का ही ये काट है जिस कारण से जाति की बात है। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे में इतना ही। अब आपको छोड़े जाते हैं हम सुपर 30 के साथ।